तो देखो टैक्स हॉलिडे में क्या होता है, जब रिमोट एरिया में जब फैक्ट्री लगाते हैं तो इंडिया की, और रिमोट एरिया में जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी जो सरकार है वो 10-10 साल तक क्या होता है, कोई टैक्स नहीं लगाती है। तो डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स तभी कंसीडर करना होगा जब करेंट ईयर में वो क्रिएट हुआ है, लेकिन रिवर्सल क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ द टैक्स हॉलिडे पीरियड बाद में हो रहा है, तभी डेफर्ड टैक्स लगेगा। अगर रिवर्सल उसी साल हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स नहीं लगाएंगे। तो हम लोग डेफर्ड टैक्स यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल में क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे एसएलएम से लगा है, यहाँ पे क्या होता है डब्ल्यूडीवी से लगा है। तो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा टैक्स एक्सपेंसेस। तो मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, डेप्रिसिएशन कम है और इनकम टैक्स में ज़्यादा है। तो अकाउंटिंग की इनकम क्या होगी, ज़्यादा आएगी डेप्रिसिएशन से। तो अकाउंटिंग की इनकम ज़्यादा आएगी, टैक्स को कम देना पड़ेगा। तो लेकिन बाद में तो टैक्स को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखो, क्रिएट, फिर यहाँ पे ज़ीरो और फिर यहाँ से रिवर्सल हो रही है। तो डेफर्ड टैक्स कब लगता है, डेफर्ड टैक्स तभी लगता है जब करेंट ईयर में वो टैक्स हॉलिडे पीरियड मतलब वो क्रिएट हुई हो, लेकिन रिवर्सल क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है। तो जैसे कि 127 DTL क्रिएट हुई है और ये सब रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ से तुम ना माइनस करके देखोगे, तो माइनस करने के ये जीरो आ रहा है और कुछ और रिवर्सल बच रहा है 5 का। तो 91 में से माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 86 का तुम क्या करोगे, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो डेफर्ड टैक्स इनटू टैक्स रेट करोगे, तो यहाँ पे 91 से नहीं 86 से करोगे, और फिर यहाँ पे 63 से, फिर 38 से, फिर 17 को कंसीडर करोगे, क्योंकि रिवर्सल और बाकी सारे रिवर्सल तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए 000 हो जाएगा। DTL टैक्स हॉलिडे पीरियड में क्रिएट हुआ है, रिवर्सल हो गया है, तो कोई डेफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा, हमेशा फीफो बेसिस से कैलकुलेट होता है। और ज़ीरो क्यों किए, क्योंकि क्या हो गया है, रिवर्सल हो गया है, इसीलिए हम लोग ज़ीरो किए। फिर यहाँ पे वही है कि पहले साल में कोई एंट्री नहीं होगी, करंट टैक्स की तो कोई एंट्री नहीं होगी, डेफर्ड टैक्स की भी पहले साल में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन डेफर्ड टैक्स की सेकेंड ईयर में एंट्री क्या होती है तुमको पता है, डेफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स। तो वही सेम चीज़ थर्ड ईयर में हो जाएगी। यहाँ पे वही लिखा है कि रिवर्सल अगर उसी पीरियड में हो गया तो कंसीडर ज़ीरो होगा, रिवर्सल उसके बाद वाले पीरियड में हुआ है तभी डेफर्ड टैक्स को कंसीडर करेंगे, और हमेशा फीफो बेसिस पे, हमेशा क्या होगा, फीफो बेसिस पे लगेगा। और अगर डेफर्ड रिवर्सल बाद में हुआ है तभी यहाँ पे डेफर्ड टैक्स को कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा AS नंबर 22 और ब्लॉक ऑफ द एसेट्स। देखो क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम में अगर एक प्लान परचेज़ किए 5 लाख को, फिर उसका 20% लग रहा है WDV से, मान लो इस पे लग गया, फिर इस पे लग गया, फिर इस पे लग गया, और फिर यहाँ पे सोल्ड कर दे रहा है क्या, 2,50,000 पे, तो यहाँ पे लॉस आ गया 6,000 का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोल्ड तो कर रहा है, माइनस हो रहा है, और यहाँ पे लॉस उसी समय निकल जा रहा है। लेकिन जब तुम IT में करोगे तो IT प्रॉफिट एंड लॉस देंगे जब ब्लॉक की सारी एसेट ख़त्म हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस तब देंगे जब ब्लॉक की सारी एसेट्स ख़त्म हो जाएगी। मतलब प्लांट है ए, फिर उस प्लान की ब्लॉक की वैल्यू इतनी है, फिर डेप्रिसिएशन लग गया, ब्लॉक की वैल्यू इतनी है, फिर यहाँ पे नया प्लांट आ गया तो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लग गया तो ब्लॉक की वैल्यू इतनी होगी, फिर सेल हो गया यहाँ पे, फिर वहाँ पे जो बचेगा उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन लगा भी रहे हो तो किसका कितना है ये भी कंसिडर नहीं है, और सेल भी कर रहे हो तो कौन सी एसेट से सेल कर रहे हो ये भी कुछ पता नहीं है। और जब तक ब्लॉक में एसेट चल रही है तब तक तुम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाओगे।
तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी बताने की ट्राई करता है कि जैसे अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में ये होता है कि डेप्रिसिएशन लग रहा है तो प्लांट ए में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, प्लांट बी में कितना डेप्रिसिएशन लगा है। फिर यहाँ पे लिख रहा है कि प्लांट ए की बुक वैल्यू इतनी है, बेचा इतने में जा रहा है तो तुरंत लॉस उसी समय आ जा रहा है। हमारी एसेट्स में से बुक वैल्यू माइनस होती है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो आज टैक्स कम देना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में तो ज़्यादा दोगे तो DTL अराइज हो जा रहा है। लॉस ऑन द एसेट्स, लॉस ऑन प्लांट, लॉस है लेकिन तुमको देना तो टैक्स के हिसाब से होगा ना, तो लॉस है लेकिन टैक्स तुमसे ज़्यादा ले रहा है, मतलब टैक्स ज़्यादा ले रहा है तो आगे जा कर के तुमसे टैक्स कम लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, DTA अराइज हो जाती है। यहाँ पे DTA अराइज हो जाती है क्योंकि इनकम टैक्स ज़्यादा ले रहा है आज, फ्यूचर में कम लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्या होता है, अगर देखो लॉस होता है तो ऑफ कोर्स है कि इनकम टैक्स नॉट रिकोगनाइज इमीडिएटली, लॉस को रिकोगनाइज नहीं करेगा इमीडिएटली, तो मतलब कि वो टैक्स ज़्यादा लेगा तुमसे, फ्यूचर में कम लेगा तो DTA अराइज हो जाएगी। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में भी देखो सिंपल सी लॉजिक है, अगर किसी का प्लस आ रहा है माइनस करने में तो DTL है, माइनस आ रहा है तो DTA है। तो ऐसे टाइमिंग डिफरेंस किसका निकल सकता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का और रेट ऑफ डी डेप्रिसिएशन का, इसकी वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, तो एग्ज़ाम्पल में क्या है, एग्ज़ाम्पल में जैसे कि PB, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम की सेम होती है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे तुम्हारा SLM से चार्ज किया गया है 50,000, और यहाँ पे क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च में डेप्रिसिएशन पूरे पहले ही साल में पूरा चार्ज कर दिया जाता, तो वो हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, करंट टैक्स निकालोगे तो टैक्सेबल इनकम इंटू टैक्स रेट होती है, तो यहाँ से पे तुम करंट टैक्स निकाल लोगे। करंट टैक्स टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होती है, इनकम है तो अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देखो टैक्सेबल इनकम क्या होता है, टैक्सेबल इनकम कम है तो मतलब आज कम टैक्स ले रहे हो, आगे जा कर के ज़्यादा लोगे तो DTL अराइज हो जाती है। फिर यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो फिर ये DTA यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, इसका रिवर्सल होगा, इसका रिवर्सल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पहला स्टेप टाइमिंग डिफरेंस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस मतलब कुछ भी नहीं है, जो भी टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुई है, कितना ओरिजिनेट हुई है, 1 लाख ओरिजिनेट हुई थी, रिवर्सल उस साल कुछ नहीं होती तो क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रहता है, तो वही चीज़ ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके अगले साल रिवर्सल कितना होता है, 50,000, तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, फिर उसका 50,000 का रिवर्सल हो जाता है। तो कैलकुलेशन ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द DTL, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द टाइमिंग डिफरेंसेस, तो ये कैसे लगता है, जो 1 लाख है इनटू रेट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये तभी करना है जब अलग अलग रेट दे रखी हो, जब टैक्स रेट अलग अलग हो, तो तुम्हारा जब तुम इंटू करोगे तो DTL ऑफ क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा अराइज हो जाएगा, DTL निकल जाएगा तुम्हारा, क्लोजिंग बैलेंस इंटू रेट करोगे तो DTL, फिर DTL का जब अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 40,000, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, DTL तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 40,000, फिर उसके बाद से यहाँ पे BD में कितना आएगा 40,000, फिर क्लोजिंग बैलेंस 17,500 है, तो यहाँ पे तो डेफर्ड टैक्स कितना हो जाएगा, रिवर्सल कितना 22,500 बैलेंसिंग फिगर, और फिर कितना है तुम्हारा 0 है तो
ये रिवर्सल 17,500। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो, उसका अल्टरनेटिव मेथड तुम्हारे यहाँ पे दिखा रखा है। ओरिजिनेट कितना हुआ है? 40,000 ओरिजिनेट। मान लो जो 40,000 आ रहा है उसको तुम क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना, तो क्लोजिंग बैलेंस तो तुम्हारा ओरिजिनेट कितना हुआ? 40,000। फिर वहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 17,500 आ रहा है, यहाँ पे 40,000 है, तो तुमको रिवर्सल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 17,500, फिर तुमको इतना रिवर्सल करना पड़ेगा। और टैक्स एक्सपेंसेस जानते हो, करेंट टैक्स और जो डेफर्ड टैक्स आया, करेंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स, तो तुम्हारा वो आ जाता है टैक्स एक्सपेंसेस। तो करेंट टैक्स माइनस डेफर्ड टैक्स करते हो प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स, तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंसेस आ जाता है। फिर आता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मेथड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या होता है? मान लो मुकेश अंबानी जी ने अनिल सिंघवी सर को 200 करोड़ रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो अनिल सिंघवी जी ने ABCDE में पैसा इन्वेस्ट करिए। इसमें 50 करोड़ लगा दिए, इसमें 60 करोड़ लगा दिए, इसमें 40 करोड़ लगा दिए, इसमें 30 करोड़ लगा दिए, इसमें 20 करोड़ लगा दिया। फिर उसके बाद से जैसे ही इसमें 70 करोड़ होता है तो अनिल सिंघवी जी इसको बेच देते हैं। बेच करके किसको दे देंगे? मुकेश अंबानी जी को। तो 70 करोड़ वहाँ पे रिसीव हुए। फिर उसके बाद 50 करोड़ में बेच देते हैं, मतलब कि 10 करोड़ का लॉस हो गया। फिर 70 करोड़ में बेच देते हैं, फिर उसके बाद 10 करोड़ में बेच देते हैं, और फिर क्या कहते हैं 25 करोड़ में बेच देते हैं। तो जैसे ही प्रॉफिट होता है ना, तो इनकम टैक्स वाला आ जाता है कि प्रॉफिट हुआ है तो पैसा दो। तो अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से कितना होता है? अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से तो 50 करोड़ ही थे, लेकिन टैक्सेबल इनकम के हिसाब से कितने हो गए? 70 करोड़। तो 70 करोड़ पे टैक्स दे रहे हो, मतलब हाई टैक्स, मतलब आज ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, तो आगे जा कर के क्या करोगे? तुमको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स का क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं? और फिर अगर लॉस हो रहा है तो अकाउंटिंग इनकम मतलब कम टैक्स देना पड़ेगा, तो आगे जाके तो उसका रिवर्सल हो जाएगा। तो यही चीज़ है बस इसमें। डेफर्ड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है? ये तभी माना जाएगा जब ना क्या होता है, वर्चुअल सर्टेनिटी हो। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब कि करंट ईयर में लॉस था जिसकी वजह से पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो ये तब होगा जब रीजनेबल सर्टेनिटी हो, तभी हो सकता है ये, ठीक है। और लीज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स बोलता है कि 32 के हिसाब से लगाओ, इनकम टैक्स बोलता है कि लेसर लगाएगा, और हम लोग बोलते हैं कि लेसी लगाएगा। तो देखो ये क्या होता है, ये ना एक तरीक़े से परमानेंट डिफरेंस का एग्जांपल है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्यूचर में जाकर के ये थोड़ी ना मानेगा कि लेसी लगाएगा, वो तो अपने हिसाब से लेसर बोल दिया है। तो इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर तुम्हारा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा।